फ्रेंड्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि हमने इससे पूर्व वसंत के अंदर अध्याय 1 से 4 का अध्ययन किया था, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर अध्याय 1 में भाषा एवं व्याकरण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंदर हम भाषा, भाषा के प्रकार, व्याकरण, व्याकरण के अंग, लिपि और बोली का अध्ययन करेंगे। यह आपकी पाठ्य पुस्तिका है हिंदी की। व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक ये है आपकी, आप इसका अध्याय 1 खोल कर रखिए। ये भाषा एवं व्याकरण पाठ 1 है। ये आप देखिए, पहला पेज देखिए। इसमें 2 चित्र दिए गए हैं ऊपर और 2 चित्र इसमें नीचे दिए। हम पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं। उपयुक्त चित्रों में आपने देखा है कि सिपाही संकेतों के वाहन को रोकने का निर्देश दे रहा है। अर्थात जो सिपाही होता है, यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है, वह संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है कि राइट वाले वाहनों को आना है, लेफ्ट वाले वाहनों को रुकना है, या सामने वाले वाहनों को आना है, पीछे वाले जो उनके बैक साइड में है उन वाहनों को आना है। तो वह संकेत के माध्यम से वाहनों की आवाजाही कर रहे हैं। तथा अध्यापिका संकेत से चुप रहने का, फिंगर ऑन योर लिप्स जैसे होती है, इस तरह से वह चुप रहने का संकेत दे रही है कि बच्चे आप चुप रहो। मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने भाव दूसरों को समझा सकता है। संकेत यानी कि इशारों के द्वारा हम एक दूसरे को भाव को समझा सकते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यह कौन सी भाषा है? सांकेतिक, यानी कि संकेत, इशारों से बात करने पर। इस भाषा की अपनी सीमाएं हैं। इस भाषा की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। हर व्यक्ति दूसरे के संकेत नहीं समझ सकता है। अब इन चित्रों को देखिए। सोनिया, कल तुम दुकान पर क्या कर रही थी? अब ये जो है लेडीज, ये बोल रही हैं सोनिया से, बच्ची से, ये माँ है कि ये बोल रही है कि तुम कल दुकान पर क्या कर रही थी? तो मोना बोली, मैं गहने खरीद रही थी। उसने बोला कि मैं दुकान पे जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, कुछ सामान खरीदूंगी। तो उसने बोला कि मैं गहने खरीद रही थी। उपयुक्त चित्रों में संवादों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे को कह सकते हैं तथा दूसरे की समझ सकते हैं। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर आदि से भावों व विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। हम हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, उनको हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। दूसरे के भाव विचार हम सुनते हैं, हम समझते हैं, और हमारे विचार और जो भाव है उनको वो दूसरे सुनते हैं। मानव मन के भावों और विचारों को बोलकर, मानव यानी कि हम इंसान लोग, हमारे मन के भाव, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचार, हम क्या विचार प्रकट करने वाले हैं, आदि विचारों को बोलकर, या तो हम बोलेंगे मौखिक भाषा से या हम लिखेंगे लिखित भाषा से, प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। यानी कि हम बोलकर या लिखकर जो भाव प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि। अब आता है भाषा के प्रकार। ये है भाषा के प्रकार, दूसरा टॉपिक। भाषाएं 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों को बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक अर्थात मुख से, मुंह से बोलकर, ना कि लिखकर। मुख से बोलकर जो हम आदान प्रदान करते हैं हमारे भावों विचारों को, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। हम ऐसे, अगर सपोज हमको समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं, तो वो हम लिखकर उस भाषा को एक दूसरे को समझा सकते हैं। व्याकरण, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्याकरण। हम मिठाई खाया, इसमें उदाहरण में लिखा है हम मिठाई खाया। अब यह व्याकरण के अनुसार इसमें त्रुटि है। इसमें यह पता नहीं लग रहा है कि हम मिठाई खाया में कौन है, कितने हैं, कौन बोल रहा, स्त्रीलिंग बोल रहा है या पुल्लिंग बोल रहा है, इसका हमें पूरी तरह से पता नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा हमने मिठाई खाई। इससे पता लग रहा है कि हमने मिठाई खाई। बच्चों, पहले वाक्य में हम मिठाई खाया अशुद्ध है, दूसरे वाक्य में हमने मिठाई खाई पहले वाक्य का शुद्ध रूप है। ऐसी अशुद्धियों से बचने के लिए भाषा का ठीक से प्रयोग करना आना आवश्यक है।
हमें शुद्ध बोलने तथा लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। ये नियम व्याकरण बताता है। जिस शास्त्र में किसी भाषा की शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है, जिसमें व्याकरण के नियम और उसको लिखने का तरीका, शुद्ध बोलने और लिखने के तरीके को बताया जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अगर आपकी व्याकरण सही नहीं है, अगर आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, तो आप उस वाक्य को गलत कर देंगे। अब आता हमारे नेक्स्ट व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 मुख्य अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण है। इस भाग में वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जो हमारे वर्ण हैं, जो अक्षर है, उनके मेल से क्या बनाया हमने? शब्द बनाए हैं। इस भाग में शब्दों के भेदों, उत्पत्ति, रचना आदि के विषयों में विचार किया जाता है। वाक्य विचार शब्द से वाक्य बनते हैं। अब जैसे कि हमने ये एक वाक्य लिख दिया, एक वर्ण लिख दिया हमने भा, अब इसमें अगर शा मिलाएंगे तो ये वाक्य बन जाएगा, शब्द बनेगा। शब्द के बाद हम इसको पूरा इस तरह से लिखेंगे भाषा के प्रकार, तो ये पूरा वाक्य बनता है। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप व प्रयोग पर विचार किया जाता है। इन चारों व्याकरण के अंगों के बारे में हम आगे का जो पाठ है उसके अंदर चर्चा करेंगे। अब आता है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। जैसे हमारी हिंदी की है, संस्कृत की है, इसकी लिपि कौन सी कहलाएगी? देवनागरी लिपि। तो भाषा का प्रारंभिक रूप बोली है। विकसित होने पर इसके लिखित रूप की जरूरत महसूस होने लगी। फिर हर ध्वनि के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। लिपि भाषा को लिखने का ढंग है। जो भाषा रहती है हमारी, जो भाषा है जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इस भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि का प्रयोग करना है, जिससे हमारी ये पता लगेगा कि हमारी हिंदी भाषा है। अतः विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। जैसे उनकी भाषा, कुछ भाषाएं और लिपियां हैं। भाषा है संस्कृत, लिपि है देवनागरी। कश्मीरी है देवनागरी। नेपाली की भी लिपि देवनागरी है। जर्मन की रोमन है। रोमन जो लैंग्वेज होती है, रोमन जो लिपि होती है, वो रोमन में लिखते हैं जर्मन के अंदर। उर्दू में फारसी, आपने उर्दू में देखा है, उर्दू में किस प्रकार से लिखा जाता है, शब्दों को पीछे से शुरू होता है। हम सभी लोग आगे से लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट में जब हम फुल स्टॉप करते हैं, जब लास्ट में हमारी लाइन खत्म होती है, उर्दू में लोग उस जगह से ही शुरू करते हैं, यानी कि पीछे से। ये हम सीधा लिखते हैं और उर्दू में पीछे से लिखा जाता है। कोंकणी देवनागरी, बंगाली बांग्ला, अंग्रेजी रोमन, फ्रांसीसी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, ये इनकी लिपियां हैं। अब आता है हमारा अंतिम बोली। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इस विशाल देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग बोली बोली जाती है। बोली का स्वरूप अपने अपने क्षेत्र में बदलता रहता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं, हम हाड़ौती में रहते हैं, तो हाड़ौती में हम हाड़ौती की बोली बोलेंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो कि हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ हमारी हाड़ौती बोली बोली जाएगी। हिंदी के अतिरिक्त प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग बोली होती है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी बोलते हैं, बिहार में भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी, कश्मीर में डोगरी, उत्तरांचल में गढ़वाली और या कुमाऊनी। राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग लगभग सारे राष्ट्र में किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में अधिकतर स्थानों पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। राजभाषा, ये हमारा राष्ट्रभाषा पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ते हैं राजभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, यानी कि ऑफिस में काम आता है, राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, क्योंकि अधिकतर जो भी राजकाज का काम होता है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी कार्य होता है, उसमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप